दोस्तों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। भारतीय इतिहास के तहत हम लोग प्राचीन इतिहास की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लेसन फर्स्ट ऐतिहासिक स्रोत, लेसन 2 प्रस्तर युग, लेसन 3 आपका ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों के बारे में पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज हम लेसन 4 हड़प्पा संस्कृति से शुरुआत करते हैं, जिसको कि हम वेल नोन कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस संस्कृति का उदय दोस्तों ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ, यानी इस वाले रीजन में। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन युग संस्कृति ताम्र पाषाणिक प्राक हड़प्पन, यह आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो दोस्तों अगर मैं आद्य ऐतिहासिक काल की बात करूं, इसको कहते आद्य ऐतिहासिक काल ये होता क्या है, ठीक है। तो इतिहास को लिपि के आधार पर 3 भागों में दोस्तों बांटा गया है। जैसे नंबर 1 पे हो गया प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक, हिस्ट्री से पहले का काल, जब इंसान लिखना नहीं जानता था, जैसे पाषाण काल हो गया यानी पत्थर का युग। फिर आता है आपका ऐतिहासिक काल की बात करें, जब इंसानों ने लिखा भी और आज हम उसे आसानी से पढ़ भी सकते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध के बाद का समय जो है आपका ऐतिहासिक काल माना जाता है, ठीक है। और अगर मैं इस आद्य ऐतिहासिक काल की बात करूं तो यह जो है इन दोनों के बीच का पुल है, ठीक है। यानी ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल के बीच का पुल कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल है। इस दौर के इंसानों को लिखना तो आता था, उनकी अपनी लिपि भी थी, लेकिन आज तक हम उस लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता इसका सबसे जो है बेहतरीन उदाहरण है। आई होप दोस्तों आद्य ऐतिहासिक युग के बारे में आप आसानी से समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अब दोस्तों देख लेते हैं स्थल कौन कौन से हैं हड़प्पा कालीन, ठीक है, और उनके खुदाईकर्ता कौन थे और किस नदी के किनारे वो बसे हुए थे। तो जैसे अगर मैं सबसे पहले हड़प्पा की बात करूं दोस्तों, राय बहादुर दयाराम साहनी, मार्टिमर व्हील और MS वत्स का नाम हड़प्पा की खुदाई से जुड़ा है, जिसमें पॉपुलरली नोन है राय बहादुर दयाराम साहनी। रावी नदी के तट पर यह सभ्यता पाई गई थी हड़प्पा वाली। मछुआरे का चित्र यहाँ से मिला है और कांस्य दर्पण मिला है। मोहनजोदड़ो की दोस्तों बात कर लूँ, इससे जो है राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर का नाम जुड़ा है, जिसमें पॉपुलरली नोन है राखलदास बनर्जी दोस्तों। सिंधु नदी के किनारे यह पाई गई। यहाँ से विशाल स्नानागार, कांस्य से निर्मित नग्न महिला की एक मूर्ति। अगला है दोस्तों कालीबंगा राजस्थान का, अमलानंद घोष और बीबी लाल का नाम जुड़ा है इससे। घग्घर नदी के किनारे जुते हुए खेत का साक्ष्य, चूड़ियाँ, अग्नि हवन कुंड, ये पाए गए हैं कालीबंगा से। लोथल आपका दोस्तों है, रंगनाथ राव का नाम इससे जुड़ा है, ठीक है। हाथी दांत का पैमाना ROR में पूछा भी गया है, लोथल से प्राप्त हुआ है। वहीं पर आपका भोगवा नदी के किनारे यह स्थित था। गोदीवाड़ा एंड डॉकयार्ड भी कह सकते हैं। हाथी दांत और इसके अलावा घोड़े की मृण मूर्ति यानी मिट्टी से बनी मूर्तियाँ भी लोथल से मिली हुई हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों रोपड़ की। यज्ञदत्त शर्मा जी का नाम इनसे जुड़ा हुआ है। सतलज नदी के किनारे यह सभ्यता पाई गई थी। सभ्यता मतलब ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक साइट है ये, ठीक है। तांबे की कुल्हाड़ी, सीलखड़ी की मुहर यहाँ से प्राप्त हुई है। वहीं पर J&K का मांडा जगपति जोशी जी के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी। चेनाब नदी के किनारे यह स्थित थी। महाराष्ट्र का दायमाबाद आपका प्रवरा नदी के किनारे स्थित था, जो कि गोदावरी की सहायक है। वहीं पर आलमगीरपुर जो है आपका यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसकी खुदाई करवाई थी, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। जबकि बलूचिस्तान का सुतका गेंडोर ऑरेंज स्टाइन जी के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई है, दास्क नदी के किनारे स्थित था। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य यहाँ से मिला है और यहाँ भी लोथल की तरह बंदरगाह था। भगवानपुरा आपका सरस्वती नदी के किनारे। वहीं पर आपका जो धौलावीरा है दोस्तों, ये RS विष्ट जी ने इसकी खुदाई करवाई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं चनहुदड़ो की। सिंध प्रांत पाकिस्तान का। ऑर्नेस्ट मैके व MG मजूमदार जी का नाम इससे जुड़ा हुआ है। सिंधु नदी के किनारे स्थित इस साइट से मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक और कांस्य गाड़ी मिली हुई है। वहीं पर हरियाणा का हिसार का राखीगढ़ी साइट है, इससे सूरज भान जी का नाम जुड़ा हुआ है। घग्घर नदी के किनारे स्थित थी यह। सिंध की कोटदीजी की अगर बात कर लूँ तो धुरे व फजल अहमद खान जी का नाम जुड़ा हुआ है इससे।
सिंधु नदी के किनारे स्थित थी यह साइट। वो फिर से हिसार का हरियाणा, ठीक है, जैसे राखी गढ़ी वहाँ का था, आपका बनावली भी वहीं से संबंधित है। RS विश्व जी थे यहाँ के खुदाई करता, ठीक है। सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे स्थित था। मिट्टी का हल एक खिलौना था यह, और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य आपका बनावली से मिले हैं, ठीक है। गुजरात का कठियावाड़ क्षेत्र रंगपुर साइट है। SR राव जी का नाम यहाँ से जुड़ा हुआ है। ज्वार बाजरा के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। भादर या मादर नदी के किनारे यह स्थित था। वहीं पर आपका सुरकोटा की अगर बात कर लूँ, ठीक है, गुजरात का कच्छ एरिया लगता है। जगपति जोशी जी ने इसकी खुदाई करवाई थी। कलश समाधान से के जो है प्रमाण यहाँ से मिले हैं। सरस्वती नदी के किनारे यह स्थित था दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं काल निर्धारण की। तो सैंधव सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व का विवादाग्रस्त विषय है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल का रहा, जिन्होंने 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 BC से 2750 BC निर्धारित की थी। रेडियो कार्बन 14 या C14 की बात करूं तो इन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा ही इस सभ्यता की तिथि जो है अब 2350 BC से 1750 BC मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य है। हड़प्पा की जो 4 भौगोलिक स्थल हैं दोस्तों, नॉर्दर्न मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा उत्तर में है आपका मांडा JNK का, और वेस्ट में आपका गेंडोर है आपका पाकिस्तान में स्थित। ईस्ट में आपका देखिए आलमगीरपुर है, और आपका साउथ में आपका दायमाबाद है महाराष्ट्र का। केवल 7 सैंधव स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है, ठीक है। हड़प्पा, चन्हूदड़ो, लोथल, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, बनावली और धौलबीरा। इसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास किया था, आपको भी बता देता हूँ। चलो मोहन को बात दिया जाए सिंधुनगर में, चा से चन्हूदड़ो, लो से लोथल, मू से मोहनजोदाड़ो, ठीक है। कू से आपका कालीबंगा, बा से आपका बनावली, धा से धौलबीरा, सिंधु से आपका सैंधवनगर हो गए। नगर योजना और संरचनाएं की बात कर ली जाए दोस्तों, तो हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों को अपने अपने दुर्ग थे यहाँ पे, जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे। नगरों में बने भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल या ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार था दोस्तों। इसकी फर्श पक्की ईंटों की बनी थी एवं इसके मध्य में स्नान कुंड स्थित था। इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता था। मतलब जब कोई धर्म कर्म से संबंधित अनुष्ठान होता था तो उसमें लोग यहाँ स्नान करते थे। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। यह जल पूजा का एक मात्र साक्ष्य है। मोहनजोदड़ो से एक अन्नागार मिला है। इसकी जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। किसकी? मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। ये अन्नागार जो है आपका मोहनजोदड़ो वाला विशाल अन्नागार है, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। वहीं हड़प्पा में भी 6 अन्नागार मिले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा के अनेक घरों में कुएं पाए गए हैं। कृषि की बात कर लूँ तो वर्तमान में सिंधु प्रदेश में पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए यह प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा। प्राचीन काल में यह अत्यधिक उपजाऊ था। बाढ़ यहाँ प्रत्येक वर्ष आती थी। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल के कुंड यानी हल रेखा देखे गए हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग होता था। इन लोगों को 9 प्रकार की फसलों का दोस्तों ज्ञान था। सबसे पहले कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था। कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में होने के कारण यूनान के लोग इसे क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल व रंगपुर से मिले हैं। गन्ने का दोस्तों कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता से। बाजरे की खेती लोथल व सौराष्ट्र से यहाँ साक्ष्य मिले हैं बाजरे की खेती के, जबकि रागी आपका रोजदी यानी गुजरात में होती थी, इसके साक्ष्य वहाँ पाए गए हैं। पशुपालन की दोस्तों बात कर लूँ तो बैल, गाय, बकरी, भैंस, भेड़, सुअर पालते थे ये लोग। कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। गधे व ऊँट भी रखे जाते थे। कुत्ते और बिल्ली दोस्तों इनके पालतू जानवर थे। हाथी व घोड़े से ये परिचित थे, लेकिन इनको पालतू नहीं बना सके थे तब तक ये। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो से तथा लोथल की मिड़ी एक मिट्टी की मूर्ति यानी टेराकोटा से मिला है, ठीक है, कि वहाँ पे घोड़ा भी पाया जाता था। उसके अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो और लोथल से मिल चुका है। गैंडे का प्रमाण, भारतीय गैंडे का एकमात्र प्रमाण आमरी से मिला है।
शेर का दोस्तों यहाँ कोई साक्ष्य नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता से। शिल्प और तकनीकी ज्ञान की बात कर लूँ, तांबा राजस्थान के खेतली से तथा टिन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी अफगानिस्तान से तथा रत्नों को दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। कुम्हार के चाक का अधिक प्रचलन था तथा हड़प्पाई लोगों के मृदभांडों की अपनी प्रमुख विशेषता थी। ये मृदभांडों को चिकना और चमकीला बनाते थे। व्यापार की अगर मैं बात करूं तो सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार होता था। धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित था, मतलब एक हाथ से लेना कोई सामान, दूसरे हाथ से उसको अपना कोई सामान दे देना, उसी को विनिमय प्रणाली कहते हैं। पहिए से परिचित थे तथा हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियां प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से मिट्टी व कांसे की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी व चनहुदड़ो से मिट्टी के 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी दोस्तों मिली है। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? मिट्टी व कांसे की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी, चनहुदड़ो से मिट्टी के 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी। इन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी एक व्यापारिक बस्ती स्थापित की थी मध्य एशिया के साथ व्यापार करने के लिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर नाव के चित्रांकन व लूथल से प्राप्त मिट्टी की खिलौना नाव से यह अनुमान होता है कि सिंधु वासी आंतरिक व बाह्य व्यापार के लिए मस्तूल वाली नावों का उपयोग करते थे। प्रमुख आयातित कच्चा माल की दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ तो टिन व चांदी ये अफगानिस्तान व ईरान से मंगवाते थे। सोना ये अफगानिस्तान व फारस से मंगवाते थे। लाजवर्दी मेसोपोटामिया से अफगानिस्तान व मेसोपोटामिया से मंगवाते थे। तांबा ये खेतड़ी व बलूचिस्तान से ले लेते थे। नील रत्न मणि की बात कर लूँ तो अफगानिस्तान का बदख्शां क्षेत्र है, वो रत्न और मणि के लिए विख्यात है, तो वहाँ से ये नील रत्न मणि मंगवाते थे। सेलखड़ी ये बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से मंगवा लेते थे। नीलमणि ये महाराष्ट्र से मंगवाते थे। शिलाजीत ये हिमालय क्षेत्र से लेते थे, जबकि सीसा अफगानिस्तान, ईरान और राजस्थान से मंगवाते थे। शंख या कौड़िया ये सौराष्ट्र तथा दक्षिणी भारत से मंगवाते थे। वैसे इससे बहुत कम ही प्रश्न उठते हैं, लेकिन मैंने जो है एक बना दिया है, अगर आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं। पोत निर्माण व नाव द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा के साक्ष्य से होती है। 2350 बीसी के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंधों की चर्चा है। मेलुहा जो है दोस्तों सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है। पहला है आपका दिलमुन, अब यह बहरीन में स्थित है दोस्तों, और माकन, ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के मध्य में स्थित थे। सरगोन के सुमेरियन लेख में बहरीन यानी दिलमुल को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। मेसोपोटामिया से जल व थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। मिस्र से कम संपर्क रहा, लेकिन वहाँ से हड़प्पा प्रकार की गुड़िया प्राप्त हुई हैं। राजनीतिक संगठनों की बात कर लें दोस्तों तो राजनीतिक व्यवस्था के स्पष्ट स्वरूप के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। सामाजिक जीवन की अगर बात कर ली जाए, समाज की कई परंपरागत तौर पर परिवार थी। हड़प्पा सभ्यता समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक था। यह समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी व श्रमिकों में विभाजित था। शांतप्रिय थे ये लोग, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। सूती व ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष व स्त्री दोनों करते थे दोस्तों। धार्मिक प्रथाओं की बात कर लूँ दोस्तों तो हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा दिखाया गया है। यह समोथा पृथ्वी देवी की प्रतिमा है तथा इसका निकट संबंध पौधों के जन्म वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरा की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह से करते थे जिस तरह से मिस्र के लोग नील देवी आइसिस की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के पुरुष देवताओं की बात कर ली जाए तो पुरुष देवता को एक मुहर पर चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सींग हैं, जिसमें एक योगी को ध्यान मुद्रा में पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक शेर, एक हाथी और एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है तथा पैरों के पास 2 हिरण हैं। मुहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव कहा गया है। लिंग पूजा का प्रचलन मिलता है जो कालांतर में शिव ऊर्जा से जुड़ गई। पत्थर पर बने लिंग और योनि को अनेक प्रतीक मिले हैं। वृक्ष पूजा यहाँ प्रचलित थी। एक मुहर यानी सील पर पीपल के डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित हैं। पशु पूजा भी दोस्तों यहाँ प्रचलित थी। अनेक मुहरों पर पशुओं की आकृति अंकित है। एक सिंह वाला जानवर यानी यूनिकॉर्न तथा कुबड़ वाला सांड, लेकिन गौ पूजन का प्रमाण यहाँ से दोस्तों नहीं मिला है।
मंदिर बनाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है यहाँ से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर स्वास्तिक का अंकन मिला हुआ है, ठीक है, जिसको कि सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। भूत प्रेत से बचने के लिए ताबीज का प्रयोग करते थे। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक चिन्ह माना जाता है। इसे चतुर्भुज ब्रह्मा का रूप स्वीकार किया गया है। अब बात करते हैं हड़प्पाई लिपि की। तो सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इन्होंने 1837 में बताया कि इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से है। इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 में L.A. वैडल ने किया था। इस लिपि का सबसे पुराना साक्ष्य 1853 में मिला था, परंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कालीबंगा से गोमूत्रिका लिपि के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। कौन सी लिपि? गोमूत्रिका लिपि। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं बल्कि चित्रलेखात्मक है दोस्तों, ये पूछा जाता है। मापतौल की बात कर लूँ, बाट के रूप में मनके व जवाहरात की बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं। मोहनजोदड़ो से सीप व लोथल से हाथी दांत का बना एक स्केल मिला हुआ है। सुरकोटा से तराजू का साक्ष्य मिला है। मृदभांड की बात कर लूँ, ये लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में अधिक कुशल थे। इनको मृदभांडों पर सामान्यतः वृक्ष एवं वृत्त की आकृतियाँ मिलती हैं। अधिकांश मृदभांड लाल एवं गुलाबी रंग के तथा इन पर अलंकरण काले रंग से होता था। लोथल से प्राप्त मृदभांड में पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाया गया है। मुहरों की बात करें तो सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उनकी मुहरें हैं। इनको बनाने में सर्वाधिक प्रयोग सेलखड़ी का हुआ है। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव की आकृति अंकित मुहर मिली है। मुहरों पर लघु उल्लेखों के साथ साथ एक श्रृंगी पशु, भैंस, बाघ, सांड, बकरी और हाथी की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। प्रतिमाओं की अगर मैं बात कर लूँ, कांसे की नर्तकी उनकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। संपूर्ण मूर्ति गले में पड़े हार के अतिरिक्त नग्न है। यह लुप्त मोम पद्धति पर आधारित है। मूर्तियाँ सिंध प्रदेश में अत्यधिक संख्या में आग से पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा की बनी मूर्तियाँ मिली हुई हैं। अंतिम संस्कार की अगर बात करूँ, सिंध सभ्यता में मृतकों को अंतिम संस्कार 3 विधियाँ मिलती हैं यहाँ पे। पहला है दाह संस्कार, सर्वप्रमुख प्रथा थी, ये हिंदू विधि से मिलती प्रथा है। दूसरा है पूर्ण समाधिकरण, ठीक है, संपूर्ण शव को भूमि में दफनाना। तीसरा है आपका आंशिक समाधिकरण, मतलब पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे अवशेष को भूमि में दफनाना। पारसी विधि से मिलती जुलती प्रथा आपकी है ये। एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था। कालीबंगा से 1 और लोथल से 3 युगल समाधिकरण या समाधान उसके बाद भी मिले हैं, ठीक है। रोपड़ मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण मिला, जबकि लोथल में मृतक के साथ बकरे के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उद्भव, उत्थान व अवसान की। तो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व संभवतः 2525 बीसी से 1900 बीसी के मध्य रहा। यह संस्कृति एक ही प्रकार के औजारों, हथियारों और घरों का प्रयोग करती रही। ईसा पूर्व 19वीं सदी में आकर इस संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या हो गए, ये लुप्त हो गए। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था की बात कर लूँ तो यह सभ्यता संभवतः 1900 बीसी तक अस्तित्व में रही। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति कहते हैं। यह उत्तर हड़प्पा संस्कृतियाँ मूलतः ताम्र पाषाणिक हैं, जिनमें पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग होता था। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्थाओं में कुछ बाहरी औजार और मृदभांड पाए गए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी में बाहर के लोग धीरे धीरे प्रवेश करने लगे थे। पंजाब और हरियाणा के अनेक स्थलों पर लगभग 1200 बीसी के उत्तरकालीन हड़प्पा मृदभांडों के साथ साथ धूसर मृदभांड यानी ग्रे वेयर और चित्रित धूसर मृदभांड यानी PGW पाए गए हैं, जो आमतौर पर वैदिक लोगों से जुड़े हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सुरतगुई जो है आपका ये अफगानिस्तान में स्थित है, ये पूछा गया है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य धौलावीरा से मिला हुआ है। शैलकृत जलकुंड का प्रमाण बांध बनाकर जलाशयों यानी रिजर्वर में पानी संग्रहित करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी, जबकि दूसरे एवं चित्रित मृदभांड जो कि बाद के हैं ये आर्यों से संबंधित हैं। मूर्ति पूजा का प्रारंभ सैंधो सभ्यता से माना जाता है। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा कालीन पुरा स्थल है, जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में स्थित है। वहीं पर राखीगढ़ी हिसियार हरियाणा भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यानी दूसरा सबसे बड़ा स्थल पूरा हड़प्पा सभ्यता में। और भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे बड़ा है राखीगढ़ी। भारत में हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल आपका धौलावीरा है।
मोहनजोदड़ो के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुइयों और स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। भारत में सबसे प्राचीन सिक्कों की बात कर लिया, आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आ गए थे। बनावली आपका हरियाणा में स्थित है। घग्घर उसकी सहायक नदियों की घाटी में ये स्थित है। शैलकृत स्थापत्य यानी शैलकृत जलकुंड का प्रमाण धौलावीरा से मिला है। हड़प्पन सभ्यता या हड़प्पन स्थल सनौली की बात कर लिए, जो बागपत जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, कि हाल ही में हुए उत्खननों से प्राप्त हुए हैं क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान। पशुओं में हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटटा और कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। कुबड़ वाले बैल यानी ककुदमान वृषभ की आकृति वाली मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। अश्व से ये परिचित थे, लेकिन उसका अंकन उनकी मोहरों पर नहीं मिलता है। इस सभ्यता से शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक दोहरे सींग वाले देवता का अंकन किया गया है। दूसरी ओर एक बकरी को दिखाया गया है, जिसे एक पुरुष ला रहा है। संभवतः बकरी की बलि देना इस चित्र में अभीष्ट है। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। दोस्तों, ये पूछा गया है। इनका प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल व आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।